अरे वाह, आज तो आंटी ने मेरी पसंद का खाना बनाया है। वैसे मैं यहाँ आप सबको खुशखबरी देने आई थी, पर सोच रही हूँ कि अब पहले पेट पूजा कर लूँ। आंटी, मुझे भी कड़ी चावल खाना है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो, तुम ये खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। इस तरह शीला अपने हिस्से का खाना सिमरन को दे देती है और खाना खाते हुए सिमरन अपनी दोस्त और उसके परिवार से कहती है, आंटी आपको पता है मेरा भी रिश्ता लग चुका है और मेरा ससुराल नदी के पास है। मुझे तो सोच के ही खुशी हो रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर माँ को पता चला कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो बेकार ही नाराज हो जाएंगी। निशा मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मिलने। सिमरन अपनी शादी की खबर देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद शीला दुखी हो जाती है। शीला, मैं जानता हूँ तुमने अपने हिस्से का खाना सिमरन को दिया था, पर तुम उसे मना भी तो कर सकती थी। कैसे मना करती, बहुत जल्द बच्चों की शादी हो जाएगी, पता नहीं वो फिर कभी मेरे हाथ का कड़ी चावल खा पाती या नहीं। और हम गरीब तो कभी कभी अच्छी चीज खाते हैं और उसे मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। पर मुझे खुशी है, मेरी बेटी न सही पर सिमरन की शादी तो अच्छी जगह हो रही है। माँ आप दुखी है ना, क्योंकि मेरा ससुराल तालाब के पास है और सिमरन का ससुराल नदी के पास। नहीं बेटा, ये सब तो बस किस्मत का खेल है और मैं तुझे हमेशा यही सीख दूंगी कि हम गरीब हो या अमीर, पर जरूरतमंद की हमेशा मदद करना, और कोई भी तेरे घर आए तो तू उसे खाली हाथ मत जाने देना। जहां शीला अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे रही होती है, तो वहीं पर जब सिमरन की माँ को पता चलता है कि सिमरन फिर अपनी गरीब दोस्त से मिलकर आई है, तो वो अपनी बेटी को गरीबों के खिलाफ भड़काने लगती है। तू पागल है क्या? देखना, एक दिन वही तेरा हाथ छुड़ाकर तुझे कुएं में धकेल कर चली जाएगी। गरीब लोग बहुत गंदे और लालची होते हैं, उन्हें उंगली दो तो हाथ पकड़कर सर पर बैठ जाते हैं। इनसे जितनी दूरी बनाकर रखो उतना अच्छा है। सिमरन की माँ उसे समझाती रहती है, पर सिमरन अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपने कमरे में चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और दोनों शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। माँ जी, यहाँ कितनी बदबू आ रही है, आप सब कैसे रहते हैं? बहू, हम तो शुरू से ही यहीं पर रह रहे हैं। घर के पास ही तालाब होने की वजह से ये गंदी सी बदबू आ रही है, पर धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। अपने ससुराल आते ही बदबू से निशा परेशान हो जाती है और वो जब अपने कमरे में जाकर कमरे की खिड़की खोलती है तो उसके सामने ही तालाब होता है और वो देखती है कि कुछ औरतें जाकर उसमें कूड़ा फेंक रही हैं। ऐसे ही ये तालाब इतना गंदा हो चुका है, ऊपर से यहाँ के लोग इसमें कूड़ा डालकर इसे और गंदा कर रहे हैं। दिवाकर, तुम जाकर बोलते क्यों नहीं? किसे जाकर बोले निशा, हम तो खुद इस तालाब में कूड़ा फेंक रहे हैं। यहाँ तक कि घर का गंदा पानी भी उसी तालाब में जाता है। यहाँ कूड़ा और पानी का निकास ही नहीं, क्या करें हम? दिवाकर की बात सुन निशा हैरान रह जाती है और वो पूरी रात सोने की कोशिश करती है, पर उसे नींद नहीं आती। तो वहीं जब सिमरन अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने घर के पास साफ सुथरी नदी देख काफी खुश होती है। माँ जी, हमारी तो घर के पास ही नदी है और पास में ही नदी होने की वजह से कितनी ठंडक भी है यहाँ। बहू, रात में तो तुझे और ठंडक महसूस होगी और सुबह 5 बजे उठकर देखना क्या मौसम रहता है, और यहाँ का सनसेट भी बड़ा ही प्यारा लगता है। कल मैं तुझे सनसेट दिखाऊंगी। सनसेट का नाम सुनकर सिमरन काफी खुश होती है और वो अपने कमरे में जाती है और कमरे की खिड़की खोल नदी को देखती है। अमित, मुझे तो कल सुबह का इंतजार है, जब मैं सुंदर सुंदर नदी को देखते हुए अपनी पहली रसोई करूंगी। हाँ, क्यों नहीं, आप चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इतना बोल सिमरन सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई के लिए जाती है। और जैसे ही वो रसोई की खिड़की खोलती है तो वो देखती है कि नदी के सामने कुछ बच्चे और कुछ लोग आकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कुछ अमीर लोग वहां अपने डॉगी को सैर कराने आए हैं। इतना अच्छा नजारा देख सिमरन को काफी अच्छा लगता है। सुबह सुबह नदी के सामने इतना अच्छा नजारा देखने को मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सिमरन अच्छा नजारा देखते हुए खाना बनाती है, तो वहीं रसोई में अपनी नाक बंद करके बेचारी निशा अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। माँ जी, नल का पानी बाथरूम में जमा हो रहा है, लगता है नाली जाम हो चुकी है। हाँ बहू, मैं अभी पहले नाला साफ करके आ जाती हूँ। शांति खाना खाकर बाहर जाती है और नाला साफ करती है ताकि घर का गंदा पानी सीधा तालाब में जा सके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब निशा सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर तालाब का गंदा कूड़ा रखा हुआ है। माँ जी, बाहर देखिए, किसी ने हमारे घर के बाहर तालाब का सारा गंदा कूड़ा रख दिया है। बहू, ये किसी बच्चे या जानवर का काम होगा।
एक काम कर, ये सारा कूड़ा तालाब में जाकर फेंक दे। न चाहते हुए भी निशा को वो सारा कूड़ा उठाकर तालाब में फेंक कर आना पड़ता है। और अब जब घर के अंदर वो आ जाती है तो वो देखती है कि कुछ लोग अपनी गाय भैंस तालाब में ले जाकर नहला रहे हैं। जहां एक तरफ निशा अपनी तालाब के पास घर होने की वजह से परेशान थी, तो वहीं सिमरन अपनी ससुराल में नदी किनारे बैठकर कुछ बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है। और तभी वहां एक बोट वाला आता है। ले बहू, बोट वाला भी आ गया। बैठी है कभी बोट में कि नहीं बैठी? तो चल बैठते हैं। हाँ सिमरन, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अब अमित और शांति हाथ पकड़कर सिमरन को बोट में बैठाते हैं और वो लोग नदी में बोटिंग करते हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, अमित, कुछ दिनों से मुझे अपनी दोस्त की बहुत याद आ रही है। उसका घर तालाब के पास है। पता नहीं वो कैसे वहाँ रह रही होगी। एक बार उससे मिलने चले क्या? हाँ हाँ सिमरन, क्यों नहीं, कल ही चलते हैं। सिमरन के ससुराल वाले काफी अच्छे थे, इसलिए वो एक बार सिमरन के कहने पर उसे अपनी दोस्त के घर जाने की मंजूरी दे देते हैं। अगले दिन अमित सिमरन के साथ निशा के घर जाता है, जहां वो देखते हैं कि तालाब में कुछ लोग गाय भैंस नहला रहे हैं, तो वहीं लोग गंदा पानी और कूड़ा फेंक रहे हैं। साथ ही तालाब के पास ही निशा का घर है और घर के अंदर काफी बदबू आ रही है। निशा, तुम रह कैसे रही हो यहाँ? बदबू आ रही है। दिवाकर, तुम इस तालाब की सफाई क्यों नहीं करवाती? हम गरीब क्या कर सकते हैं, और यहाँ तो हर कोई इसी तालाब में फेंकता है कूड़ा, और कोई जगह भी तो नहीं है। कोई बात नहीं दिवाकर, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अभी मैं चलती हूँ। निशा, कुछ दिन बाद तुम मेरे घर आना। उसके बाद हम तुम्हारे इलाके की कंप्लेंट डालेंगे ताकि तालाब की सफाई हो सके और यहाँ नाला साथ ही साथ कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा गाड़ी आ सके। इतना बोल सिमरन अपने ससुराल वापस आ जाती है और उसके आते ही उसकी माँ का फोन आता है। नदी के पास शादी क्या हुई? तू तो अपनी माँ को ही भूल गई। याद नहीं आती क्या? माँ, मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी। उनके हालात काफी बुरे हैं। सोच रही हूँ थोड़ी मदद कर दूं। बेटा, तू नहीं सुधरने वाली। तुझे मैंने कितनी बार बोला है अपनी उस गरीब दोस्त से दूर रहे। इतनी दूर शादी हो गई है, फिर भी तू उसके तालाब वाले ससुराल में गई उससे मिलने। अगर तेरी तबीयत खराब हो जाती, अब से तू उस लड़की से नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है ना। इतना बोल सिमरन फोन रख देती है और 2 दिन बाद सिमरन की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है। और इसी बीच निशा भी अपने पति के साथ अपने दोस्त के घर आती है। तो मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ने वाली, बेशरम की तरह मुंह उठाकर यहाँ भी आ गई। बहन, ऐसे मत बोलो, वो निशा की दोस्त है। सही बोल रही है माँ, मैंने तो बस इसे ऐसे ही बोल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये अपने पति के साथ यहाँ आ जाएगी। चलो भागो यहाँ से। मुझे यकीन नहीं हो रहा सिमरन, तो रातों रात कैसे बदल सकती है। चलो निशा, अमीर कभी गरीबों के अपने नहीं। शाबाश बेटी, सही किया तूने। दोनों दोस्त के बीच खटास पैदा कर सिमरन की माँ को काफी अच्छा लगता है और वो घर जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन सिमरन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और वो अपने पति के साथ अपनी बेटी से मदद लेने के लिए उसके पास आती है। देखना, तेरे बाबा की तबीयत कितनी खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। हमारा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तू ही हमारा आखिरी सहारा है। माँ, तुम ही तो कहती हो गरीब और रोगी से दूर रहो। मैं पापा की तबीयत ठीक नहीं कर सकती, खुद ही संभालो और जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरी बोटिंग का समय हो गया है, मैं सनसेट देखते हुए बोटिंग करने जा रही हूँ। अपनी बेटी की बातें सुनकर सिमरन की माँ उदास अपने पति के साथ घर आती है और जब शीला ये सब देखती है तो वो उसे अपनी गरीब बेटी के घर ले जाती है। निशा, तू बता रही थी ना कि तेरे गांव में एक बहुत फेमस डॉक्टर है। सिमरन ने तो मुंह मोड़ लिया, अब तुझे ही उनकी मदद करनी होगी। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ यहाँ थोड़ी बदबू है। तालाब के पास घर होने की वजह से हमें काफी परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं, पर जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी और अंकल की सेवा मैं करूंगी। इस तरह निशा अपनी दोस्त के पिता को डॉक्टर के पास ले जाती है और समय समय पर उन्हें दवाई और खाना देती है। साथ ही उसके ससुराल वाले भी उनके माता पिता की काफी केयर करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन अपनी दोस्त के घर आती है। तू यहाँ क्यों आई है? तुझसे अच्छी तो तेरी दोस्त है। जिस लड़की को मैंने इतना बुरा भला कहा, आज उसी की वजह से तेरे पापा की जान बच सकी है। हमें माफ कर दे निशा, हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी तूने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आप सब मुझे माफ कर दो। निशा, तुम भी। उस दिन मैंने तुम्हें भगा दिया ताकि मैं अपनी माँ को दिखा सकूं कि मैं माँ की बातों में आ गई हूँ। और माँ, मैंने जानबूझकर पापा का इलाज नहीं करवाया क्योंकि मैं जानती थी निशा आप लोगों की मदद जरूर करेगी।
और ऐसे आपको कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आपको समझ आ सके कि गरीबों के हालात बुरे होते हैं, गरीब नहीं। और हमने कंप्लेंट कर दी है। बहुत जल्द यहाँ सरकारी कर्मचारी आएंगे और इस तालाब की भी सफाई होगी और यहाँ नाला भी बनेगा और कूड़े की गाड़ी भी आएगी। इस तरह सिमरन अपने दोस्त की मदद करती है और अपनी माँ को भी सबक सिखाती है। बहुत जल्द तालाब की सफाई हो जाती है और वहाँ जल कूड़े का प्रबंध भी हो जाता है। ये हमारा बालकनी है, शाम को हम सब यहीं बैठकर चाय एंजॉय करते हैं। तो कैसा लगा आपको आपका नया घर? घर बहुत सुंदर है। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरा ससुराल ऐसा ही हो। भाभी एक जगह तो रह गई, चलो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। सांची अपनी भाभी निशा को छत पर ले जाती है। निशा जैसे ही दोपहर की कड़कड़ाती धूप में छत पर जाती है। ओ गॉड, यहाँ तो कितनी ज्यादा गर्मी है। क्या तुम्हारी छत पर शेल्टर नहीं लगा है? लगता है भाभी आपको गर्मी का मौसम कुछ खास पसंद नहीं है। मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितनी ज्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, कई लोगों के तो दाने भी निकल आते हैं। सांची के कहने पर निशा छत देखने लगती है कि तभी निशा की नजर छत के कोने में बने बड़े से सिलबट्टे पर जाती है। मेरे ख्याल से ये सिलबट्टा है ना, कितना ज्यादा बड़ा है और ये छत पर क्या कर रहा है? भाभी पुराने जमाने में इसी तरह के बड़े बड़े सिलबट्टे होते थे। माँ गांव से है ना, तो उन्होंने छत पर ये बड़ा सिलबट्टा बनवा दिया है। अब कभी मसाले पीसने हो या चटनी खानी हो तो सिलबट्टे पर पीसते हैं। सांची निशा को नीचे ले आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आजकल खाने में कुछ ज्यादा स्वाद नहीं आ रहा है, किसी चीज की कमी लग रही है। क्या हुआ पापा जी, खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे बहू, सब्जियां तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन वो क्या है ना, सुबह के वक्त हम लोग खाने में ज्यादातर चटनी खाते हैं। चटनी खाने की ऐसी आदत हो गई है, हम दोपहर में खाने के साथ चटनी जरूर खाते हैं। तो आप लोग मुझे पहले बता देते, मैं चटनी पीस देती। आप लोग खाना खाइए, मैं जल्दी से चटनी पीस कर लाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छी मिक्सर दी है, उसमें 2 मिनट में चटनी पिस जाती है। हम लोग मिक्सर की चटनी नहीं खाते हैं, हमें तो बस सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी अच्छी लगती है। छत पर जो सिलबट्टा है ना, वहां जाकर चटनी पीस ले। लेकिन माँ जी, वो सिलबट्टा तो छत पर है और मैंने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी। और तो और गर्मी भी कितनी हो रही है बाहर। अरे बहू, तो सिलबट्टे पर चटनी पीसने के लिए तुझे कौन सा कोर्स करना है? आसानी से पिस जाती है। मैं पीस लेती, लेकिन अब मेरे जोड़ों में दर्द रहने लग गया है। इस उम्र में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। माँ जी, लेकिन भाभी तो मुझसे पहले की है ना घर में, उन्हें तो आदत होगी। निशा, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मेरा मुन्ना अभी सिर्फ 3 महीने का है और ये 2 मिनट के लिए भी मेरी गोद नहीं छोड़ता। देखो, खाना खाने के वक्त भी मैं इसे गोद में लेकर बैठी हुई हूँ। अब इसे लेकर तो मैं धूप में जाऊंगी नहीं, इसलिए तुम ही पीस लो, इससे तुम्हारी आदत भी बन जाएगी। अभी तो हम लोगों ने लगभग खाना खा लिया है, तो तू कल से सुबह और दोपहर के खाने के वक्त सब्जी बनाने के बाद साथ में चटनी भी पीस लेना। चटनी पीसने से ज्यादा निशा को छत पर जाने से डर लग रहा था। अगली दोपहर निशा सारा खाना बनाकर चटनी का सामान लिए जैसे ही चिलचिलाती धूप में छत पर कदम रखती है। ओए माँ, ऐसा लग रहा है छत पर नहीं खोलते हुए अंगारों पर पैर रख दिया हो। निशा जल्दी से नीचे आती है और फिर वापस चप्पल पहनकर छत पर जाती है। निशा को छत पर गए हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए थे कि तभी धूप की वजह से निशा का शरीर जलने लगता है। हे भगवान, 2 मिनट में मेरा ये हाल बेहाल हो गया। आने वाले समय में क्या होगा? कितनी ज्यादा धूप है। एक काम करती हूँ, साड़ी के पल्लू से सर ढक लेती हूँ, वरना तवे की तरह खौल जाएगा मेरा सर तो। निशा सिलबट्टे को सबसे पहले पानी से साफ करती है और उसके ऊपर चटनी का मसाला डालकर पीसने लगती है। आज से पहले निशा ने सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते उसे चटनी पीसने में काफी दिक्कत होती है। एक तो ये धूप, ऊपर से चटनी भी नहीं पिस रही है। निशा जैसे तैसे कर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और भागते हुए छत से नीचे हॉल में आ जाती है। बहू, चटनी तो ठीक बनी है, लेकिन अभी भी इसमें वो वाला स्वाद नहीं आया। कोई बात नहीं, आज पहली बार था ना, धीरे धीरे सीख जाओगी। मुझे तो ये हरी चटनी काफी पसंद आई। भाभी, आप ना कल मेरे लिए आंवला की चटनी बनाना। यहाँ हरी चटनी पीसने में तो मेरी ऐसी की तैसी हो गई है, इन्हें आंवला की चटनी नहीं चाहिए। वैशाली शाम को ही मार्केट से आंवला, केरी, पुदीना, धनिया, मूंगावली, चना और भी कई तरह की चीज लाकर रख देती है और आज फिर चिलचिलाती दोपहर में निशा छत पर सिलबट्टे पर चटनी पीसने लगती है। मुझे तो लगा कि आंवला आसानी से पिस जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पिस रहा है मेरे से। अभी तो माँ जी के कच्चे आम की भी चटनी बनानी है। ये लोग कितने तरह की चटनी खाते हैं, मुझे तो सिर्फ हरी चटनी ही पता है। निशा चटनी पीसती है और सबके खाने के बाद जब अपने आप को कमरे में जाकर शीशे में देखती है, ओह नो, ये क्या, कितनी ज्यादा टैनिंग हो गई है मुझे तो। 2 दिन धूप में चटनी क्या पीसी, मैं तो काली ही हो गई हूँ।
अभी तो D10 करवाया था मैंने, इतने पैसे लगे थे, लगता है दोबारा D10 करवाना पड़ेगा। गर्मी में धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीसते हुए निशा बुरी तरह से पसीने से नहाने लगती है। अरे भाभी, आप तो छत पर चटनी पीसने के लिए गई थी ना, ये नहा कर कहाँ से आ रही हैं? पसीने से नहा कर आ रही हूँ। छत पर जरा जाकर देखो कितनी कड़क धूप हो रही है, तुम भी जाकर नहा लो। निशा के जेठ के साथ साथ उसका पति भी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था और महीने में 1 से 2 बार ही घर आता था, जिसके चलते निशा अपने पति को भी अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थी। हर रोज की तरह निशा सिलबट्टे पर आज नारियल की चटनी पीस रही होती है। ये नारियल क्यों नहीं पिस रहा है? माँ जी ने बताया था कि जो भी सख्त चीज हो पहले उसे सिलबट्टे की मदद से कूट लेना और फिर ही पीसना। निशा सिलबट्टे की मदद से सिलबट्टे पर नारियल कूटने लगती है कि तभी मेरा हाथ, नारियल का तो पता नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ की चटनी जरूर बन जाएगी। निशा धूप में जैसे तैसे कर चटनी पीसती है और लाकर अपने ससुराल वालों को देती है। इतना समय लगाकर बहू तुम ये चटनी बनाकर लेकर आई हो, ना इसमें मिर्च है न नमक। मुझे भी चटनी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा था ना, जब चटनी पीसो तो उसके अंदर राई भी डाल देना, तुमने राई नहीं डाली। जाओ अब दोबारा से चटनी पीस कर लाओ। निशा मन ही मन रोते हुए धूप में जाती है और एक बार फिर छत पर बैठकर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, लेकिन इस बार भी उसकी चटनी में कमी निकालने से उसके ससुराल वाले बाज नहीं आते। भाभी, ये कैसी चटनी बनाई है आपने? प्याज भी ठीक से नहीं पीसी, दरदरी सी हो रही है। कितनी बार कहा है बहू, नारियल की लहसुन की चटनी में तड़का लगा कर लाया कर। ये चटनी बिना तड़के के मजा नहीं आती है। कभी पीसेगी तो बिल्कुल मोटी मोटी चटनी पीस देगी, या तो फिर कभी पानी जैसी बना देगी। 2 से 3 हफ्ते में ही बेचारी निशा कड़कड़ाती धूप में सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस कर परेशान हो चुकी थी। वहीं आज निशा का पति ओमकार काम से घर आता है। सबसे मिलने के बाद ओमकार जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि निशा सो रही है। निशा की किसी उंगली पर पट्टी बंधी है तो किसी उंगली पर दवाई लगी हुई है। निशा का रंग भी काफी ढल चुका है। ये सब देखकर ओमकार काफी हैरान होता है और निशा को नींद से उठाता है। निशा, निशा, ये तुमने क्या हालत बना ली है? तुम्हारा रंग कितना ढल गया है और तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? अच्छा हुआ ओमकार तुम आ गए, पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। निशा ओमकार को सारी बात बताती है। ओमकार को काफी गुस्सा आता है और वो निशा का हाथ पकड़कर उसे सबके सामने हॉल में लेकर आता है। ये क्या हालत बना दी है हमने मेरी पत्नी की? मैं इसे घर में शादी करके धूप में बैठकर सिलबट्टे पर चटनी बनाने के लिए नहीं लेकर आया था। तो क्या हुआ, उसने जरा सी चटनी पीस दी तो कौन सा मैं इससे खेतों में हल चलवाती हूँ? वाह बेटा, पत्नी को आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ और तू उसका अभी से गुलाम बन गया। हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आप गांव की हो, आप तो बचपन से सिलबट्टे पर चटनी पीसती आई हो और इतना ही सिलबट्टे की चटनी खाने का शौक है तो सांची से क्यों नहीं करवाती हो? और भाभी भी तो है। कल को तेरी बहन भी शादी करके चली जाएगी, वहाँ ससुराल में भी वो काम करे, यहाँ मायके में भी, और तेरी भाभी की गोद में बच्चा नहीं है क्या? अगर बच्चा नहीं होता तो वो तो खुशी खुशी चटनी पीसती। क्या और मिला बहू, सही कहा ना मैंने? सिलबट्टे पर रोज चटनी पीस पीस कर मैं भी परेशान हो गई थी, इसलिए इससे बचने के लिए मैंने भी शादी के 1.5-2 साल में ही बच्चा कर लिया ताकि चटनी ना पीसनी पड़े। सुन लिया आपने? अब इस घर में सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी नहीं बनेगी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे चटनी नहीं बनेगी। ओमकार और वैशाली की काफी बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में ओमकार छत पर जाकर सिलबट्टे से सिल तोड़ देता है, जिसके चलते अब घर में चटनी बनना ही बंद हो जाती है। बिना चटनी के घर में कोई भी दोपहर में ठीक से खाना नहीं खा रहा था, जिसे देख निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो आज दोपहर के खाने में सबके लिए चटनी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, चटनी खाइए। आज मैंने आप सबकी मनपसंद चटनी बनाई है। नहीं खानी चटनी, ये तूने मिक्सर में बनाई होगी और हमें मिक्सर वाली चटनी बिल्कुल भी नहीं पसंद। माँ जी, मैंने मिक्सर में नहीं बनाई, एक बार खाकर तो देखिए। सभी लोग जैसे ही चटनी को चखते हैं तो सबको वो काफी ज्यादा पसंद आती है और सबको सिलबट्टे की चटनी जैसा ही स्वाद आता है। पसंद आया ना आपको? चटनी मिक्सर में नहीं बल्कि इमाम दस्ते में बनी हुई है। ये सिलबट्टा तो छत पर बना था, इसलिए मुझे धूप में वहीं बैठकर चटनी पीसनी पड़ती थी। सिलबट्टा टूटने के बाद आप लोगों ने दोपहर का खाना खाना ही बंद कर दिया था, इसलिए मैं कल ही बाहर से इमाम दस्ता लेकर आई हूँ। अब मैं किचन में खड़े खड़े आराम से इमाम दस्ते में चटनी पीस सकती हूँ। बिल्कुल सिलबट्टे का ही स्वाद देता है ये भी। और अब से निशा इमाम दस्ते में ही चटनी पीसती है, जिसे उसे धूप में जलना भी नहीं पड़ता और उसके ससुराल वालों को भी पुरानी चटनी का स्वाद मिलता है।